देखिए, ग्रहों की एक तो ऑटोमेटिक एक्टिवेशन तब होती है जब उस ग्रह की दशा या अंतर्दशा आ जाए, तब वो ग्रह जो है पर्टिकुलर वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है बिकॉज़ उसकी दशा या अंतर्दशा चल रही है। लेकिन एक होती है डायनामिक एक्टिवेशन। डायनामिक एक्टिवेशन का क्या मतलब है? मैं आपको एग्ज़ाम्पल के फॉर्म में समझाऊँ, तो जब किसी व्यक्ति की शादी होती है, वो भले ही मेल हो या फीमेल हो, जब उसकी मैरिज हो रही है, तो जुपिटर का एक्टिवेशन डायनामिकली हो जाएगा। यानी कुंडली में जुपिटर डायनामिकली ही एक्टिवेट हो जाएँगे, जब भी आपकी मैरिज होगी तब। मेल हो या फीमेल हो, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में उन क्षेत्रों को लेकर के कि जहाँ जुपिटर बैठे हुए हैं, काफ़ी बदलाव आपको देखने को मिलता है। वो बदलाव पॉजिटिव भी हो सकते हैं या वो बदलाव नेगेटिव भी हो सकते हैं। देखिए, हमने क्या कहा, हम बात कर रहे हैं डायनेमिक एक्टिवेशन की। तो डायनेमिक एक्टिवेशन का मीनिंग मैंने क्या बताया, दशा अंतर्दशा नहीं चल रही है, वो प्लैनेट एक्टिवेटेड अभी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटी यदि होती है कि जिसकी वजह से कोई पर्टिकुलर प्लैनेट एक्टिवेट हो जाता है। मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए शादी का एग्जाम्पल दिया है, ठीक है? तो विवाह के जो कारक ग्रह है ना, वो जुपिटर है। जुपिटर की ब्लेसिंग के बिना विवाह जैसी कोई शुभ जो घटना है वो नहीं होती है। तो मान लीजिए कि किसी लड़की की कुंडली में जुपिटर 10th हाउस में बैठे हैं। अब ऐसी लड़की से आपकी शादी हो जाती है, ठीक है? यानी आपकी होने वाली जो पत्नी है उसकी कुंडली में जुपिटर 10th हाउस में एक्टिवेटेड है, 10th हाउस में है, और आपकी शादी हो जाती है। तो अब उसकी कुंडली के जो जुपिटर हैं वो डायनेमिकली ही एक्टिवेटेड हो गए। तो जो बृहस्पति 10वें घर में बैठा है लड़की की कुंडली में, तो 10वें घर से बैठ के उसकी पंचम दृष्टि कहाँ पड़ती है? सेकंड हाउस पे। और नवम दृष्टि कहाँ पड़ती है? एट्थ हाउस पे। नवम दृष्टि सिक्स्थ हाउस पर पड़ेगी, सिक्स्थ हाउस पर। तो सेकंड हाउस और सिक्स्थ हाउस, ये किसका हाउस है लड़की की कुंडली में? सिक्स्थ हाउस जो है वो उसके, सेवंथ हाउस कौन होता है? हस्बैंड, है ना? तो सिक्स्थ हाउस क्या हो गया? हस्बैंड का ट्वेल्थ, यानी हस्बैंड का 12th हाउस। और जुपिटर की फिफ्थ एस्पेक्ट कहाँ पड़ रही है? सेकंड हाउस पे। तो सेकंड हाउस क्या हो गया लड़की की कुंडली में? लड़के का 8th हाउस। यानी एक्चुअली जिससे उसकी शादी हो रही है उसका 8th और 12th हाउस क्या हो गया? एक्टिवेट हो गया। यानी 8th और 12th हाउस को हम त्रिक भाव भी कहते हैं। त्रिक भाव में जो जुपिटर जैसे प्लैनेट है वो अच्छा नहीं कहलाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि शादी के पश्चात उस लड़के को, जिसके साथ इस लड़की की शादी हो रही है, प्रॉब्लम्स आएंगी, लॉसेस होंगे, और सडन होंगे, सडन होंगे एकदम से। पौने 2 बजे एकदम से होंगे, है ना? एकदम से लॉसेस होंगे। तो क्योंकि 8th हाउस और 12th हाउस एक्टिवेट हो गया लड़की की कुंडली का, ठीक है? अब वैसे ही हम दूसरा एग्जांपल लें। यदि आपकी शादी किसी ऐसी लड़की से हो रही है जिसका जुपिटर 12th हाउस में है, तो जुपिटर 12th हाउस में है और वहां से 9th एस्पेक्ट कहाँ पे जा रहा है? 8th हाउस पे जा रहा है, लड़की की कुंडली के 8th हाउस पे जा रहा है। लड़की की कुंडली का 8th हाउस क्या हुआ? उसके हस्बैंड का सेकंड हाउस, यानी उसके हस्बैंड का धन, ठीक है? धन और कुटुंब, यानी क्या होगा? और उसकी फैमिली, यानी हस्बैंड की फैमिली, हस्बैंड का कुटुंब, हस्बैंड का धन ग्रो करने लगेगा। इसका मतलब उसको फाइनेंशियल क्या होंगे? गेन्स होंगे। और पंचम दृष्टि कहाँ पड़ेगी 12th हाउस से? पंचम दृष्टि पड़ेगी 4th हाउस पे। और 4th हाउस क्या है? पति का, जो होने वाला पति है उसका 10th हाउस है, तो यानी कर्म क्षेत्र में। अब कर्म क्षेत्र में उन्नति मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस लड़की के 12th हाउस में जुपिटर है उससे अगर शादी हो जाती है तो शादी के बाद में जो लड़का है उसको धन संबंधी मामलों में काफी गेन होंगे और कर्म क्षेत्र में क्या होगी? उन्नति होगी।